वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सीरीज का फॉलन एंजल्स। इसमें हम वैसी कोई कंपनीज को देखेंगे जो पिछले साल तक या इस साल के शुरुआत तक तो काफी ज्यादा पॉपुलर थी, पॉपुलर थीम था उनका। लेकिन कुछ कुछ कंसर्न्स मार्केट में दिखाए जिसके चलते इन्वेस्टर्स का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का उस कंपनी की तरफ जो पहले से ज्यादा, पहले जो इंथुजियाज्म था वो कम हो गया है। तो उनमें अभी क्या चल रहा है, अभी के लेवल में क्या वो जो कंसर्न्स थे उसमें इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैल्यूएशंस क्या है, क्या होने चाहिए, उसकी हम इस पूरे सेशन के दौरान चर्चा करेंगे। अ, जो कंपनी यहाँ पे जिस बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा इस सेशन के दौरान मेरे या पार्टिसिपेंट्स के द्वारा अगर किसी भी कंपनी का नाम लिया जाता है वो केवल केवल सब्जेक्ट को समझने के लिए होगा, या किसी दूसरी कंपनी को हम कैसे अप्रोच करें उसके लिए होगा। वो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्राइस एंड वैल्यूएशन मूवमेंट क्या है। ये प्राइस मूवमेंट है। ये आपके सामने जो चार्ट है ये पिछले 3 साल का चार्ट आपके पास है, अक्टूबर 22 से लेके सितंबर 14-25 तक का। तो आप क्या देख रहे हैं, ये कंपनी बिलो 100 के लेवल से 456 रुपये 30 पैसे का क्लोजिंग बेसिस पे टॉप बनाते हुए राइट नाउ 325 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी कि पिछले साल के अ, जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना था उस समय काफी पॉपुलर थीम थी ये कंपनी, वहीं एक टॉप बना था। और उसके बाद से फिर लगातार करेक्शंस में आते गए। हालांकि करेक्शन जो है अप्रैल मई के महीने में बहुत ही सीवियर था, वहां से तो रिकवरी है, बट फिर भी अपने पुराने लेवल्स पे लौट नहीं पाई है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि पिछले 3 साल में प्राइस टू अर्निंग जो है वो अचानक से प्राइस टू अर्निंग 100 को भी पार करता हुआ मई 24 में 148 तक हो गया था। लेकिन वहां से प्राइस करेक्शन हुआ प्लस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो ईपीएस ग्रोथ अच्छा होते गया। तो प्राइस के चलते, प्राइस करेक्शन के चलते और अपने ईपीएस ग्रोथ के चलते वो प्राइस टू अर्निंग करेक्ट होके अब सब ट्वेंटीज में ट्रेड कर रहा है, जो कि कभी 100 के ऊपर ट्रेड किया करता था। और अगर हम पिछले 3 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो क्या पाएंगे कि 84 का मीडियन प्राइस टू अर्निंग पिछले 3 साल का हुआ करता था। यही अगर हम 5 साल का चार्ट लगाएंगे सेम स्टॉक पे तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग 39 का आएगा। लेकिन अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 25 प्राइस टू अर्निंग के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम रिजल्ट आउटलुक देखें तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो जून 2022 में जिस कंपनी का सेल क्वार्टरली 187 करोड़ का हुआ करता था, वो कंपनी आज लगभग 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 1000 के आसपास पहुंचने वाली है। और टू बी प्रिसाइज 942 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स नंबर उसके आने शुरू हो गए हैं। मार्जिन की बात करें तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन 8% का हुआ करता था जून 22 में, उस कंपनी का मार्जिन अभी 21% टच कर चुका है। यानी यानी रेवेन्यू की ट्रेजेक्टरी और मार्जिन इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्टरी लगातार जारी है। पैट की बात करें हम तो क्वार्टरली 12 करोड़ का पैट करने वाली कंपनी आज से 3 साल पहले वो अभी 137 करोड़ का पैट कर रही है क्वार्टरली। 10x का ग्रोथ केवल पैट में है। सेल्स में देखें हम तो सेल्स में ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 5-6% है, 5-6x है। लेकिन चूंकि ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, इसलिए पैट ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हो चुका है। इसके बाद अगर हम ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम पिछले 9-10 सालों को देखें तो कंपनी का सेल जो था लगभग आप समझ लें कि 2016 से लेके और 2023 तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। 851 करोड़ का सेल 16 में था, बीच में 2019-20 में कुछ इंक्रीज दिखा लेकिन फिर वो फ्लैट होता नजर आया। और 2023 में भी कंपनी का सेल 800 करोड़ के आसपास ही था। 2023 से लेके अगर हम 25 तक की बात करें तो सेल्स में आप देखें कम से कम सेल्स 3x हुआ है, और उसके बाद भी एक क्वार्टर बीतने के बाद सेल्स 3.5x के आसपास पहुंच रहा है। वही अगर हम पैट लेवल में बात करें तो 2023 में जो पैट 29 करोड़ का था वो पैट अभी 400 करोड़ टीटीएम बेसिस पे हो चुका है। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर बाई क्वार्टर लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ है।
चाहे वो मार्जिन की बात हो, वो सेल्स की बात हो, ईपीएस की बात हो, या नेचुरली पैट की बात हो, ये सारा कुछ इम्प्रूवमेंट है। यहाँ से तो लग रही है कंपनी को कि करेक्शन तो होना नहीं चाहिए था, जबकि पिछले एक साल से प्राइस करेक्शन है। और एक साल में ही हम बात करें तो 2024 का पैट 87 करोड़ था, 2025 का पैट 311 करोड़ था। तो पैट तो यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। इवन जो पहला क्वार्टर बीता है, तो अगर उससे कंपेयर कर दें तो 1.25 ईयर्स यानी 15 मंथ्स में पैट जो है वो 87 से बढ़ के 400 करोड़ का पैट हो चुका है। जबकि सेम टाइम पे प्राइस करेक्ट हो गया है, वो 465 से प्राइस करेक्ट होकर 325 के आसपास आ गया है। इसी के चलते, प्राइस करेक्शन के चलते, और चूंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है, तो प्राइस टू अर्निंग जो पहले 100 का हुआ करता था, आज आपको 25 का दिख रहा है। अगर थोड़ा सा हम और बात करें कि कंपनी के आगे भी ग्रोथ एम्बिशंस क्या है, तो कंपनी स्मार्ट मीटरिंग की कंपनी है। ये इनके पास जो ऑर्डर है वो 3.5 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के ऑर्डर अभी हैं, जिनकी वैल्यू एटलीस्ट अभी लगभग 29,000 करोड़ की वैल्यू का उनके पास ऑर्डर बुक है। तो इस साल FY26 में वो टारगेट कर रहे हैं कि 80 से 90 लाख स्मार्ट मीटर्स वो इंस्टॉल कर दें। और पहले क्वार्टर में जो उन्होंने इंस्टॉल किया है स्मार्ट मीटर्स, वो लगभग लगभग 15 लाख के आसपास या थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट मीटर उन्होंने इंस्टॉल किए हैं। तो H2 में क्या होता है, पहले हाफ के बाद जो सेकेंड हाफ आता है, सेकेंड हाफ में इंस्टॉलेशन और भी तेज गति से होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने टारगेट किया है कि 80 to 90 लाख स्मार्ट मीटर्स हम लगा लें। और आप देख रहे हैं कि 15-16 लाख जो स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, उसका रेवेन्यू कितना है, 942। ठीक है। और उससे वो, अगर हम उसी नंबर को जरा हम एनुअलाइज करें, 15 लाख स्मार्ट मीटर से अगर 950 करोड़ का रेवेन्यू आता है, तो 80-90 लाख स्मार्ट मीटर लगाने से कितना रेवेन्यू आएगा, इसको जरा आप अगर एनुअलाइज करके देखेंगे, तो नंबर जो आपको आएंगे वो आएंगे लगभग लगभग 5,000 करोड़ के नंबर आपको सामने दिखेंगे। हालांकि कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखी है FY26 की, वो गाइडेंस नंबर केवल 4,000 करोड़ है। तो आप जो नंबर ऑफ यूनिट्स लगाने का वो एम कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उस नंबर से पहुंच जाएंगे, जो नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। कंपनी ने अपने पहले क्वार्टर कॉन कॉल के कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हम आगे जाके इस जो गाइडेंस है उसको हम रिवाइज करेंगे, और बहुत ही ज्यादा संभावना है कि इन गाइडेंस को रिवाइज करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद ये जो 29,321 करोड़ के ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी हैं, जो कि 3.5 करोड़ स्मार्ट मीटर के आसपास के ऑर्डर्स हैं, इनका बिडिंग पाइपलाइन भी अभी 3.5 करोड़ का मीटर्स का बिडिंग पाइपलाइन है, जो अगले 2 से 6 महीने के अंदर फाइनलाइज हो सकता है। अब जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है, वो 20 से 25% मार्केट शेयर स्मार्ट मीटर्स का है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 20% कम से कम इनको उस 3.5 स्मार्ट मीटर के बिडिंग में से इनको मिल सकता है। वो नंबर्स कितने निकल के आते हैं, तो वो नंबर्स लगभग लगभग 7 करोड़ के निकल के आते हैं। 7 करोड़ का मतलब 70 मिलियन। यानी आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग एक साल से थोड़ा कम का एक रेवेन्यू उनको सामने, अगर ये फाइनलाइज होता है, तो मिल जाएगा। अभी अगर हम ब्रॉडर लेवल पे इस सेक्टर की बात करें स्मार्ट मीटरिंग की, तो 2031 30-31 तक 30 से 31 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, जिसमें से 4 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। 14 करोड़ के ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, और बाकी बचे जो 7-8 करोड़ जो मीटर बचते हैं, उसके ऑर्डर्स आगे फाइनलाइज होने की संभावना आती है। इस साल 80-90 लाख स्मार्ट मीटर्स का इनका इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम है। और नेक्स्ट ईयर 1.1 से 1.2 करोड़ के स्मार्ट मीटर्स के इनको इंस्टॉल करने का प्रोग्राम है। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, तो लगभग 2 करोड़ स्मार्ट मीटर के आसपास के नंबर आते हैं। तो अभी जो उनके पास 3.5 करोड़ का स्मार्ट मीटर का ऑर्डर की जो बात है, उसमें से भी कम से कम ये 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर्स बच जाते हैं। ठीक है। वो अगले साल यानी FY27 तक की हमने बात कर ली, FY28 के लिए भी कम से कम ऑर्डर्स इनके पास अभी के हिसाब से मौजूद है। और अभी भी कम से कम आप देख लें कि 7-8 करोड़ स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर फाइनलाइज होने की अभी गुंजाइश बचती है, जिसमें कि इनको 20% का मार्केट शेयर इनका निकल के आता है। तो ये विजिबिलिटी कम से कम देता है कि FY28 तक तो कम से कम जो रेवेन्यू का जो एक बेस बना हुआ है, वो बेस अगले 2 सालों में भी बीट होता हुआ नजर आएगा। कंसर्न्स जो है उसके बाद शुरू होंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स आपको अभी दिख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि 4,000 करोड़ का गाइडेंस उन्होंने दिया है और उसको थोड़ा सा ओवर अचीव करके वो 4,500 या 5,000 तक कर लेते हैं,
तो FY 27 एंड फिर FY 28 तक ये नंबर्स आपको 9 से 10 हजार पहुंचते हुए दिखेंगे। ये जस्ट एक एस्टिमेशन है, इसको, ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से उस 9 हजार या 10 हजार करोड़ के नंबर्स को बीट करने के लिए वो ऑर्डर बुक है कि नहीं, ये एक कंसर्न यहाँ पे निकल के आता है। और वो ऑर्डर बुक कैसे आगे जाके पाइल अप होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर का तो यहाँ पे हेडरूम आपको दिख गया कि यहाँ पे 31 करोड़ का स्मार्ट मीटर का पूरा खत्म होने के बाद आपको एक रोड ब्लॉक मिलेगा सामने कि अब आगे ये क्या काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो प्लान करके रखा है, आप अगर देखेंगे तो exploring international opportunities in strategic markets like Middle East, Africa, Australia, and New Zealand, and diversifying into gas and water metering solutions। तो ये अलग अलग अपने भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। और सिग्निफिकेंटली जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको नजर आएगा FY 27 के बाद से। मतलब FY 26 में तो बहुत कुछ नजर नहीं आने वाला है, FY 27 से नजर आएगा कि उस तरफ इनको कितना ऑर्डर्स मिलते हैं और कितना ये एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो आने वाला जो इनका ज्योग्राफी है उनमें, या यहाँ पे वाटर मीटर या इवन गैस मीटर का इतना बड़ा रैंप अप होता है, तो ही वो FY 28 के बियॉन्ड क्या होने वाला है वो संभाल पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट को इस चीज का कंसर्न हो सकता है कि FY 28 जो कि अभी से कम 3.25 साल के बाद है का, वहां पे क्या होगा। ये क्लैरिटी मार्केट को हो सकता है चाहिए, ये एक रीजन हो सकता है। एक आगे भी कुछ और रीजन हो सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब हम जरा कंसर्न्स में आते हैं, तो ये इनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे सामने, कि जो बोरोइंग का नंबर है, जो लाइन नंबर 3 है, इसको देखिए आप। तो ये सिग्निफिकेंटली आप देखें, FY 23 में 347 करोड़ था, 24 में 5 और 25 खत्म होते 1366 करोड़ बढ़ गया। बहुत ही सिग्निफिकेंटली डेट इनका बढ़ा है। उसके बाद से भी अगर हम बात करें, ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, ये नंबर आप देख लें, तो दोनों नंबर्स जो है, 286 इन्वेंट्रीज, 483 एंड देन 850। उसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स 472, 580 एंड 1364। कंपनी जब ग्रोइंग स्टेज में होगी तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा आपको, तो इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स ही बढ़ेगा, क्योंकि पहले जितने आपके कस्टमर्स थे, जितना ऑर्डर आप सप्लाई करते उससे ज्यादा कर रहे हैं। बट वो हमेशा रेवेन्यू के कम से कम इन लाइन होना चाहिए। या फिर जैसे जैसे अ, आपका कंपनी बड़ी होती है, तो आपके जो नेगोशिएशन पावर्स है ज्यादा बेटर होने चाहिए। तो जो रेशियो है इसका, सेल्स के हिसाब से कितनी इन्वेंट्री रखते हैं इसका रेशियो, या सेल्स के हिसाब से रिसीवेबल कितना रहता है इसका रेशियो, रेशियो कम से कम कम होना चाहिए। और एब्सोल्यूट नंबर बढ़ सकते हैं बट रेशियो कम होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि ये कंसर्न यहाँ पे है। बोरोविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इन्वेंट्री जो लेवल्स हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं, और जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद हम कैश फ्लो की बात करते हैं, तो कैश फ्लो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करने के बाद भी काफी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की काफी संभावना है। पिछले साल जब इन्होंने ईयर कंक्लूड किया था, तो वहाँ कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है, -443, -443 का कैश फ्लो था इनका। ये रीजन क्या निकल के आता है कि आपको जब बहुत ज्यादा ऑर्डर सप्लाई करने हैं तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए। वर्किंग कैपिटल में आपका पैसा जाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखा भी हुआ है, -864। और बाकी पैसे आपकी इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स में रह जा रहे हैं। आपको पैसे रिसीवेबल से नहीं मिल रहे हैं, या इन्वेंट्री आप नहीं निकाल पाए हैं, तो आपके पास एक्चुअली में कैश मिलेगा नहीं। फिर इन चीजों को मैनेज करने के लिए आपको बोरोइंग करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि बोरोइंग नंबर्स को भी बढ़ाएगी। ये कंसर्न मार्केट को है। हालांकि जब मार्केट अपने बहुत ही आप कह लें कि यूफोरिक स्टेज में था, उस समय ये सब कोई कंसर्न नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही जब मार्केट ने थोड़ा फूक फूक के कदम रखना शुरू किया है, तब हर एक चीज को देखना शुरू किया है। और सभी इन्वेस्टर्स ने, जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, वो भी शायद इन चीजों को देख के, और इस पे जो व्यूज रहे या फिर जो एक्शन रहा इन्वेस्टर्स का, वो इनको नेगेटिविटी की तरफ ले गया। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट का इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए प्लान क्या है। तो जो मैंने बताया आपको कि upfront investment in procurement, installation and system integration have led to elevated working capital intensity, with significant jump in inventory from 280 in FY 23 to 850 in FY 25, and trade receivables from 470 in FY 23 to 1365 crore in FY 25। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले। Management is confident to become cash flow positive by the end of FY 26, with a real unwind in
cash flow expected in FY27. This is supported by the expectations that 800 to 900 crore of stuck receivables will unwind in next 6 to 7 months. The company has already demonstrated improvement in its working capital cycle, with debtor days reducing from 195 to 205 days to 120 to 130 days, and inventory days decreasing from 170 180 days to 160 to 165 days in Q1 FY26। आपके सामने जो ऊपर दो स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, ये FY25 के खत्म होने के हैं, अपडेटेड नहीं है ये, क्योंकि कंपनी अपने बैलेंस शीट को फर्स्ट क्वार्टर में नहीं देती है। बट कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान जब क्वेश्चन आंसर से हुए हैं, या एक इंटरव्यू भी इनका रिसेंट हुआ है, उसमें जब क्वेश्चन आंसर हुए हैं, तो जो नंबर डेटा डेज के थे, डेटा डेज के मतलब कि कितने दिनों में पैसा आपको वापस मिल जाता है, तो वो नंबर जो है आपके बहुत ही सिग्निफिकेंटली डेटा डेज में आपको इंप्रूव होते नजर आए हैं, 195 या लगभग 200 डेज से 120 130 डेज तक। और जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वहां भी इंप्रूवमेंट नजर आता है, हालांकि स्लाइट इंप्रूवमेंट है, बट Q1 में ग्रेजुअली उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू, टारगेटिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स फ्रॉम 50 to 60% टू 40% ऑफ सेल्स। दैट मीन्स कि पहले इनके जो हाल फिलहाल के दिन रहे हैं, इसमें इनको सेल्स जितना करते हैं, उस सेल्स का 50 से 60%, 50 से 60% वर्किंग कैपिटल में खर्चा करना पड़ता था। वो नंबर ये कह रहे हैं कि 40% ही हमें अब खर्चा करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल की तरफ से। बाकी चीजें अपने बैलेंस शीट को ठीक से मैनेज करेंगे तो पैसा वर्किंग कैपिटल को उतना नहीं फंसा रहेगा उनका हमेशा के लिए। ये कैसे पॉसिबल है कि इनके इन्वेंट्रीज जो है वो निकल जाए टाइम पे, और जो पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इनका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उनसे पैसे भी जो है पीरियोडिकली टाइम वाइज इनको मिलते रहने चाहिए, ताकि इनको वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए डेट की जरूरत ना पड़े। ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेट मैनेजमेंट, तो इन्होंने एम किया हुआ है एबिटा मार्जिन 18 टू 19% और हायर। ठीक है, जो कि Q1 में कितना आया था, 21.2%, विच विल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग इंटरनल एक्रूल्स। Despite increased borrowing, the company debt to equity ratio of approximately 1:2 is considered decent, and unwinding of receivables is expected to quickly improve this metric। मतलब ये अभी क्या कहना चाह रहे हैं, जो रिसेंट इनका इंटरव्यू है, कि इनको पैसे रिसीव होने शुरू हो गए हैं, और इन्होंने अभी डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हालांकि बहुत छोटा डिविडेंड है, बट डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैश आने शुरू हो गए हैं। हमें शुरू में इंस्टॉलेशन में, जो कि बहुत ही तेजी से जो इंस्टॉलेशन शुरू हुआ था, वो पिछले साल के हाफ के बाद हुआ था, तो वहां से काफी ज्यादा हमने इंस्टॉल करने शुरू किए, तो पैसे आने उसके अब शुरू हुए हैं। अब 800 900 करोड़ रुपए जो है अगले 6 7 महीने में रिसीव होंगे, तो जो डेटर, जो ये कर्जे इतने बड़े दिख रहे हैं, वो कर्जा कम होता हुआ दिखेगा। इससे बैलेंस शीट में जो वहां पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इंटरेस्ट के, वो भी इंप्रूव होगा। और पहले से जो स्केल अप किया है, तो एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छे से इंप्रूव हुई है। आपने साफ साफ देखा कि जो 8% का एबिटा 3 साल पहले था मार्जिन के तौर पे, वो अभी 18% पहुंच चुका है, और अभी 18 19% से और उसके हायर की बात कर रहे हैं। और साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर में, कि वो Q4 में भी और Q1 FY26 में भी मार्जिन जो है वो 21% का इन्होंने रिपोर्ट किया है। ये कह रहे हैं कि डेट हो सकता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ा हुआ दिखे, बट जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो हमेशा आपको रेशियो वाइज कम दिखेगा। बात साफ है कि नंबर्स, सेल्स के नंबर्स जैसे बढ़ते हैं, बाकी मैट्रिक्स भी उसी के प्रोपोर्शनेट बढ़े, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे या कैश फ्लो पे। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए, आपका सेल्स बढ़े 2 गुना, लेकिन ये सब जो नंबर्स है, बाकी नंबर जो इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट को, लाइक लाइक आपके मेनली जो डेट नंबर्स जो आपको इफेक्ट करता है, ये अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद भी आप नीचे पैट नहीं बना पाइएगा, तो वही जब आपको कैश फ्लो में आना है, वो उतना कैश फ्लो नहीं आएगा। ये इनका कहना है। तो कंसर्न्स को ये क्या कैसे एड्रेस कर रहे हैं आपके सामने है। नंबर्स पहले से इंप्रूव होते हुए Q1 FY26 में नजर आए हैं, लेकिन बैलेंस शीट अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाफ ईयर और केवल फुल ईयर के कंक्लूजन के बाद ही बैलेंस शीट देने की कंपनी की जिम्मेवारी होती है एज पर सेबी रेगुलेशंस। अब जरा ओवरव्यू लेते हैं, तो अभी क्या चल रहा है। जो मार्केट कैप जो कंपनी का है, वो 9840 का मार्केट कैप है, और प्राइस टू अर्निंग जो है अभी स्टॉक का, वो है 24.7 का प्राइस टू अर्निंग है। बाकी आप नंबर्स देखें तो कैश फ्लो ऑपरेशंस यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, माइनस नेगेटिव में चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के हम देखें कि वैल्यूएशंस
ये थोड़ा देखें आगे क्या है, आगे क्या हो सकता है। तो करंट पी जो हमने देखा 24.7, 5 ईयर्स का मीडियन पी 39 है। और जो भी प्रोजेक्शंस कंपनी के हैं, अगर लास्ट इंटरव्यू की बात करें तो कंपनी ने बोला है कि अगले 3 साल तक हम 35 to 40% से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने केवल FY 27 तक की बात की, जो कि नेक्स्ट ईयर है, हम 3 साल तक नहीं जाएंगे। FY 27 तक बात करें तो जितने नंबर्स वो एस्टिमेट कर रहे हैं उस नंबर के हिसाब से जो पैट आएगा और जो ईपीएस आएगा, आपको कैलकुलेशन करना शायद आता होगा, आप करके देख सकते हैं। तो एस्टिमेटेड प्राइस टू अर्निंग अगले साल के कंक्लूजन तक, यानी 31 मार्च 27 का जो रिजल्ट आएगा, तो प्राइस टू अर्निंग सेम प्राइस पे 12 का होता है। अगर हम मान लेते हैं कि री रेटिंग प्राइस टू अर्निंग की नहीं होनी, मार्केट ये नहीं मानता है कि ये थोड़ा सा सेकुलरली काम आगे कर सकते हैं, लीनियर इनका ग्रोथ हो सकता है, कोई भी रोड ब्लॉक नहीं आएगा, ठीक है, तो अगर ये मानता है तो री रेटिंग यहाँ से संभव हो सकती है। लेकिन अगर नहीं मानता, अगर ये मानता है कि ये कमोडोटाइज प्रोडक्ट है, ये कमोडोटाइज प्रोडक्ट है, तो इनको प्राइस टू सेल्स के हिसाब से देखना चाहिए। जितना सेल आता है, ऑपरेटिंग मार्जिन को छोड़ दे, क्या ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है, जितना सेल्स आता है उसका कितना टाइम्स देना है। तो मार्केट कैप टू सेल्स, अभी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो 3.3 का है, ठीक है, और 5 ईयर मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स है वो 3.1 का है। FY 27 के जब नंबर रिपोर्ट होंगे तो सेल्स के हिसाब से जो मार्केट कैप टू सेल्स निकल के आएगा, सेम मार्केट कैप टू आज के मार्केट कैप पे, वो 1.5 आएगा। और अभी का मार्केट कैप टू सेल्स क्या है, करेंट 3.3 है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी के वैल्यूएशन को देखें, और क्या अपसाइड आप देखते हैं, और क्या कंपनी के प्रोस्पेक्ट देखते हैं, कंसर्न्स क्या थे, कंसर्न्स को एड्रेस कैसे किया मैनेजमेंट ने, क्या नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, क्या अगले क्वार्टर में नंबर और इंप्रूव होंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन डेफिनेटली नंबर्स जो है पहले से इंप्रूव हुए हैं। क्वार्टर FY 26 का कॉन कॉल जो था पहला, उसमें ये सुनने को मिलता है, और उन्होंने डिविडेंड भी इस साल के लिए अनाउंस अभी कर दिया उन्होंने। अब कंपनी के आगे हम थोड़ा देखते हैं, जो हम रिसेंट माइक्रोस को देखते हैं, तो मैक्रोस में क्या है कि पिछले वीक से इस वीक में चेंजेस क्या हैं कि जो इंडिया इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और जो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये दोनों बदले हैं। यूएस इन्फ्लेशन 2.7 से इंक्रीज होके 2.9 हो गया है, और इंडिया इन्फ्लेशन 1.55 का जो बॉटम था वो टच कर गया अभी। अभी जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है वो 2.07 का हुआ है। ये इन्फ्लेशन नंबर 3 से ऊपर जा सकते हैं, जाने वाले हैं, डेफिनेटली जाएंगे मार्च कंक्लूड होते होते। और वही 3 का जो नंबर है, 3.5 का नंबर है, हमें डबल डिजिट ग्रोथ देगा हमारे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में। यूएस का नंबर जो टारगेटेड नंबर रहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी के, वो बिलो 2% के मेंटेन करने के रहते हैं, बट अभी ये नंबर वहां जाने का बिल्कुल भी अब आसार नजर नहीं आते हैं। और आप इस पूरे चार्ट में देख लीजिए यूएस इन्फ्लेशन को, तो 2.9 से जो बड़ा नंबर दिखता है वो फरवरी 2025 का दिखता है, 3% का। ये नंबर भी रियल नियर टाइम में जाके ये क्रॉस होने वाला है। लगातार हमने क्या देखा, मई से लेके सितंबर तक का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो बढ़ा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रेट कट आने वाला है अगले 2 दिनों में। उसके बाद जो है, जो मूवमेंट हुआ है एसेट का, वो मूवमेंट वहां से हटके, ट्रेजरी से हटके यूएस के, डॉलर से हटके यूएस के, बॉन्ड से हटके यूएस के, कहाँ जा रहा है पैसा, सब शिफ्ट हो रहा है गोल्ड में। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने जो जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें गोल्ड की मात्रा बढ़ा रही है, ठीक है। तो उसके चलते गोल्ड की डिमांड काफी देखी गई है रिसेंट दिनों में, इनफैक्ट पिछले 1 सालों में। और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, 3642 USD गोल्ड का प्राइस हो चुका है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो पिछले वीक से इम्प्रूव्ड लेवल्स है, 25,100 लेवल को क्रॉस करके 25,000 के लेवल को एटलीस्ट वो होल्ड कर रहा है। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.1 का है। अगर हम बाकी अगर बात करें बाकी सब ब्रॉडर इंडेक्स की, तो वहाँ क्या देखेंगे कि सारे इंडेक्स जो है पिछले वीक उन्होंने गेन रिपोर्ट किया था। और जो गेन था लगभग लगभग 1% से लेके 2% के बीच का था। और अगर हम हेडलाइन इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो अब केवल 5% दूर है, 5% से बहुत ही कम, 0.443% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। और निफ्टी मिड कैप भी है, वो भी बिलो 5% ही रह गया अब। स्मॉल कैप हालांकि लगभग 9% है। निफ्टी नेक्स्ट 50 और माइक्रो कैप 250, ये 10% से ज्यादा करेक्टेड आज भी है। और जो हम पूरे ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो उसमें अभी भी जो सेंसेक्स है वो, उसका पूरे साल का रिटर्न जो है वो नेगेटिव रिटर्न, -1.19। और अभी भी हम, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट हो चाहे डेवलप मार्केट हो, पिछले 1 साल में हमने सभी मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। हो सकता है कि पिछले कुछ एक आध अगले 3-4 वीक में ये आपको नजारा एटलीस्ट कम से कम चेंज होता नजर आए, हम बॉटम पे ना रह के
ऊपर जाते हुए नजर आपको आने शुरू हो जाए, क्योंकि काफी रिफॉर्म्स हमने अभी अनाउंस कर रखे हैं और काफी सपोर्टिव चीजें हमारे साथ साथ बीत रही हैं। तो अगर हम ऑप्टिमिस्ट होकर बात करें तो चीजें आपको, ये जो चार्ट आपको नीचे दिख रहा है, इसमें जो मेजर इकोनॉमीज जो है डेवलप्ड एंड एमर्जिंग वाली, ये इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और वो रैंकिंग जो सबसे लास्ट में दिख रही है रिटर्न के मामले में, वहां कुछ सुधार होते हुए नजर आएंगे। विद दिस आई फिनिश, एनी डाउट्स यू हैव?